समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के निदेशक निशांत कुमार और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और 23421050 पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले अपने श्रोताओं को हम ये जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी या फिर जिसे हम साइबर फ्रॉड भी कहते हैं, साइबर डिजिटल फ्रॉड भी कहते हैं, ये वास्तव में है क्या? एक सामान्य व्यक्ति इसे किस तरह से समझ सकता है? देखिए, ऑनलाइन जब हम बात करते हैं साइबर अपराध या साइबर धोखाधड़ी की, तो जो भी हमारे ICT के उपकरण है, जिसको हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपके इंटरनेट बेस्ड जो आपके सिस्टम्स हैं, जैसे टेलीफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, या जो टेलीफोन है, दूरभाष है, जो टेलीकॉम मतलब जो नेटवर्क यूज हो रहा है, इनको इस्तेमाल करके जो धोखाधड़ी की जा रही है, जो अपराध हो रहे हैं, उनको हम साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं आमतौर पर। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे भी जितने भी बैंक्स की ट्रांजैक्शंस अब ऑनलाइन होने लगी हैं या डिजिटली होने लगी हैं, डिजिटल आपके पास उसका यूजर आईडी है, पासवर्ड है, और बैंक्स टू बैंक्स बड़े इजीली इसको हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर्स कर रहे हैं। तो अपराधी क्या कर रहा है कि आपके अमाउंट को किसी भी धोखे से वो जब एक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, वो फर्दर आगे 10 अकाउंटों में ट्रांसफर कर देता है और फिर उनसे भी आगे और 10 या और उससे भी ज्यादा अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता है, और विद नो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। मान लीजिए दिल्ली में अगर कोई विक्टिम है, उसके साथ अगर धोखा हो रहा है, तो पता लगा उसका अकाउंट जो ट्रांसफर होके गया पैसा, वो बॉम्बे में, चेन्नई में चला गया और वहां से और आगे 100 जगह चला गया। तो ये जो पूरे देश में एक दिन में या कुछ ही क्षणों में जो पैसा इधर चला जाता है, इसका जो वॉल्यूम और स्केल है वो इतना बड़ा होता जा रहा है। इसलिए ये साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसको हम ऑनलाइन जैसे बोल रहे हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मेरे साथी निशांत जी ने बताया, I4C में जो पोस्टेड हैं, तो वो किसी भी वो जो अंजाम है उसका वो ये है कि वो पैसा जो है बहुत तेजी से जो है अपराधी उसको साइफन ऑफ कर लेता है। जी। निशांत जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी जिसे हम नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली I4C कहते हैं, तो वो किस तरह से काम करती है? देखिए, I4C जो है, ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक ऐसी यूनिट की स्थापना की गई है जो साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए जितने भी हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके समन्वय के ऊपर मतलब कार्य करता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, जैसे कि अभी बताया गया कि ये इसमें क्या होता है, मल्टीपल एजेंसीज की भूमिका होती है। खासतौर पे एक स्टेट में बैठा अपराधी दूसरे राज्य में या इवन दूसरे देश में अपराध करता है, और जैसा कि हमारे भारत के अंतर्गत क्या है, कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो विभिन्न राज्य सरकार के अंतर्गत जो पुलिस प्रणाली, जो पुलिस दल है जो काम कर रहे हैं, उनके भी समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, इंटरनेट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सबके की इसमें भूमिका आ जाती है। जी। तो एक अपराध को रोकने के लिए इन सब में समन्वय स्थापित करना है, इसके लिए ये I4C बना। अब जो एक आपने प्रश्न पूछा था कि ये रिपोर्टिंग पोर्टल का जो ये की प्रावधान जो है, तो ये I4C जब बना उसके बाद देश में लोगों अपने इस तरह के जो वित्तीय ऑनलाइन धोखाधड़ी हैं इनको अच्छे तरीके से और कैसे इजीली रिपोर्ट कर सकें, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जो www.cybercrime.gov.in
जिसको हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कहते हैं। इसके माध्यम से जो है लोग अपनी जो भी इस प्रकार की धोखाधड़ी है वो रिपोर्ट कर सकते हैं, या इससे बेहतर तरीका है खासतौर पे फाइनेंशियल क्राइम्स के केस में वो इमीडिएटली 1930 नंबर दिया गया है जिसपे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इस पर हम और बात करते रहेंगे क्योंकि इस बीच हमारे साथ राजस्थान से प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपका सवाल क्या है? स्वागत है कार्यक्रम में। निखिल जी नमस्कार, विशेषज्ञ को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, बहरोड से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। जी, प्रश्न पूछिए सर। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आपको और सबको। जी धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाह रहा था विशेषज्ञ से, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन लेन देन करता हो या मतलब जिसके पास एटीएम हो, उन्हीं के साथ फ्रॉड की मतलब संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। जिनके पास ये सब नहीं है तो क्या उनके साथ फ्रॉड थोड़ी होगा? जी रजनीश जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि फ्रॉड के जो तरीके हैं वो बहुत हैं। अगर आप सिंपली ये सोचें कि आपके पास कोई भी ऑनलाइन चीज नहीं है तो भी कैसे होता है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपका आधार कार्ड कहीं ऐसी जगह है जो बहुत सी संस्थाओं में आपने दिया है, या कोई आपका वोटर कार्ड दिया है, या आपका सिम यूज होता है। सिम जो है वो आपके उससे कहीं आपने किसी को लोन पे दे दिया, उसी सिम से फ्रॉड हो गया। आपके आधार कार्ड या जो आपका जो डॉक्यूमेंट वो कहीं पर, चाहे आप खुद बैंकिंग नहीं करते ऑनलाइन, चाहे आप खुद ऑनलाइन ऐसा कोई उपकरण नहीं खरीदते या इवन फेसबुक या इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो थेफ्ट होने के चांसेस बहुत हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के इस तरह के आईडी प्रूफ से या उसके नाम से जो इशूड सिम कार्ड है उससे अपराध हो जाता है। जी, इस बीच जयपुर से प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रमोद जी। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम किसी को चेक वेक लगाते हैं बैंक में, तो हमारे मैसेज आता है कि आपने ये चेक लगाया कि इसको ट्रांजैक्शन कर दें या नहीं, वो हमारे से परमिशन लेता है मैसेज के द्वारा। तो ऐसा जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो हमसे एक बार इस तरह से व्यवस्था हो जाए कि ऑनलाइन से वो पूछ ले एक बार मैसेज करके कि भाई इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये अलाउ है कि नहीं आपकी तरफ से। निशांत जी प्लीज। देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब होता है बेसिकली ये इसलिए बनाया गया कि इजीली हो, जल्दी हो। तो इसमें जो आपको ओटीपी वगैरह फोन पर आता है या जो सिस्टम ऑनलाइन है, जो वहां पर आपको एक व्यक्ति पूछता है जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी करते होंगे पोर्टल पे, तो इसके पहले कि आप पेमेंट करें आपके सामने एक स्क्रीन आता है जहां आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है कि इतने रुपए अमुक व्यक्ति को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। आप ओके करते हैं, उसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आता है जिससे आप ओके करके वेरीफाई करते हैं कि आप ही हैं। तो ऑनलाइन मेथड में क्या है, ये ऑनलाइन चेक्स जो हैं इस प्रकार के लगाए गए हैं, मतलब ऑनलाइन तरीके हैं जिससे कि आपको वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपने क्लिक किया और पेमेंट हो गया। तो ये सिस्टम ऑनलाइन का है जिसको कि हम पूरा करते हैं, और इसी सिस्टम को कई बार लोग एक्सप्लॉइट करके जो अपराधी हैं वो धोखाधड़ी कर लेते हैं। मैं इसको अंदर इसी बात पे थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूंगा एक लाइन में। कोई ट्रांजैक्शन अगर आप ही ने की है, अपराधी ने आपको प्रलोभन दे के कराई है, तो आप तो हाँ कर ही देंगे। जैसे मान लीजिए आपको उसने कहा कि मुझे 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, तो आपके ऐप के अंदर या ऑनलाइन में ये सुविधा थी कि आप 12 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी तो आप धोखे से उसको कर पाए। तो इसलिए जो वो प्रावधान है जो चेक में था वो यहाँ पे बाईपास कर दिया उसने। जो अपराधी है उसने आपको ऐसा सम्मोहन जाल में फंसाया या लालच में फंसाया कि उस लालच में फंस के या उस सम्मोहन में फंस के, उस सोशल इंजीनियरिंग के मैकेनिज्म में फंस के आपने खुद ही उसको ट्रांसफर कर दिया। इसमें तो बैंक ये भी करते हैं कि बैंक अब मैंडेट भी देते हैं कि ये आप इतना पेमेंट करना चाहते हैं, आपसे पहले ही पूछ लेते हैं, मैंडेट करा लेते हैं आपसे। जी। और इस बीच हिसार से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी नमस्कार निखिल जी और विशेषज्ञों को भी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है, प्रश्न पूछिए आप। हाँ जी, मेरे पास भी जी इस तरह के कॉल आते रहते हैं, तो मैं इसके बारे में 1930 पे शिकायत क्या कर सकता हूँ, ये बारे में जानकारी दे। मैं इसमें मेल या मैसेज मेरे को भेजने नहीं आते। तो एक और भी है जी, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ से बोलते हैं, तो ये मतलब मानव अधिकार का भी उल्लंघन है। सुबह सुबह 8 बजे तक भी कर देते हैं, और मैंने कहा भी बार बार हमारे पास फोन क्यों करते हो, तो कहते हैं आगे से हम
तो करते हमारे लड़के वाले ने ये किया वो किया, मैंने तो जान लिया था। फिर फोन पे हम देखते हैं तो बताते हैं कि ये फर्जी नंबर है। तो इसके बारे में जानना चाहूंगा कि मानव अधिकार का भी उल्लंघन होता है क्या अभी बार बार फोन करने से? ये देखिए, जब आपके पास कोई इस तरह का कॉल आता है जो आपको समझ में आ जाता है कि ये कोई फ्रॉड कॉल है या आप उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि जो 1930 नंबर है ये आमतौर पे तब आप इस्तेमाल करें जब आपके साथ अपराध हो गया है, कहीं आपके पैसे फंस गए हैं, चले गए हैं और आप कंप्लेन करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये आप कंप्लेन इसलिए करना चाहते हैं कि आपको कोई फ्रॉड नंबर आया और आपने समझ लिया और आप चाहते हैं कि बताएं जो अपने लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारियों को कि भाई ये फेक नंबर है जिससे फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए दो जगह पर प्रावधान है। हमारे एक वेबसाइट पे एक रिपोर्टिंग पोर्टल बना है जहां पर चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट कहते हैं उसको। तो जो हमारी वेबसाइट है वहां पर जाकर सिर्फ आपको 2 कदम मतलब 2 स्टेप का प्रोसेस है जहां आपको अपना वो नंबर डाल देना है या जो भी फेक तरीके से आपके पास कॉल आया है या व्हाट्सएप है या कोई मैसेज है आप उसको उसका नंबर डालिए, एक स्क्रीनशॉट डालकर सबमिट कर दीजिए। या एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का भी एक चक्षु पोर्टल है जी, जहां पर आप जाकर के इस तरह के नंबर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको रिपोर्ट करने में। आप किसी की सहायता लेकर कर सकते हैं, अगर आप बहुत टेक सेवी नहीं है, नहीं चलाते हैं तो कोई भी आपकी मदद कर सकता है और 2 मिनट लगेंगे। इसके लिए आपको 1930 पे कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। पुणे से मैं इसमें जी जरूर थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहूंगा, ये और भी श्रोताओं के लिए बड़ा काम आएगा। ये पोर्टल का नाम थोड़ा सा धीरे धीरे बताना चाहूंगा। ये NCRP ये पोर्टल है। N का मतलब नेशनल और C का मतलब साइबर क्राइम, R का मतलब रिपोर्टिंग और P का मतलब पोर्टल। आप गूगल पे NCRP करेंगे आ जाएगा जी। अगर इसको डिटेल में मैं थोड़ा सा एक क्षण लेना चाहूंगा, जरूर cybercrime.gov.in ये इसका डिटेल है। NCRP लिखेंगे तो वही आएगा। ये नेशनल वाइड ये जो I4C का पोर्टल जिसे हम बोलते हैं, तो cybercrime.gov.in एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही ये सरकार की तरफ से जो पहल है, इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर चेक योर सस्पेक्ट रिपोर्ट एंड सस्पेक्ट, सॉरी क्या था, चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट। ये एक तीसरे बटन रेडियो, उसमें एक कॉलम है, तीसरे पे जाने के बाद उसमें आपको ढूंढने से मिल जाएगा। उस पर एक चीज ध्यान रखें, जब भी कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें अटेम्प्ट हुआ है, आपको पता है क्या अटेम्प्ट है, उसने बंदे ने आपको धोखा करने की कोशिश की है, सुबह सुबह 8 बजे आपको 9 बजे आपको दफ्तर जाना है, आप कोई और काम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसने क्या बोला है जिससे आपको शक हुआ है वो नोट कर लीजिए अपने शब्दों में। ये 2 चीजें जब आप सबमिट करेंगे तो ये सरकार को ये सरकार उस नंबर को देखती है और फिर उसको ब्लॉक करती है। तो कम से कम वो ना सिर्फ आपके फोन में, आप खुद भी ब्लॉक कर सकते हैं, अपने लिए ब्लॉक हुआ, लेकिन जब वो सरकार ब्लॉक करती है तो वो नंबर हर एक व्यक्ति जो है कोई भी उसको फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। पुणे से श्रीताप जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। श्रीताप जी आपका प्रश्न पूछिए। श्रीताप जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी आपका रेडियो बंद करके सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिबाधित हूँ मैं सर जी। तो मतलब अब ये साइबर अपराध तो बहुत बड़े हैं, सब वो तो जाहिर है, तो अच्छे भलों के साथ मतलब तो ठगी होती है, तो हम जैसा में तो क्या करना चाहिए, मतलब हमारे साथ कुछ गड़बड़ी ना हो इसके लिए ये थोड़ा। जी रजनीश जी बहुत बढ़िया। आप एक तो सतर्क रहें और जैसे आपको आज एक नॉलेज मिली, आप 4 लोगों को बताइए, 10 लोगों को बताइए, लोगों को बताइए। कोई कॉल आती है, उस कॉल को आप जैसे कि मैंने पहले बताया चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट पर जाके रिपोर्ट करिए। न जाने कितने ही लोग कॉल्स को अटेंड करते हैं और विक्टिम नहीं बनते। बहुत कम कॉल होती हैं जो विक्टिम तक जाके उसमें कार्यान्वित होती हैं। तो अगर 100 में से 10 कॉल ही कार्यान्वित होती है, 90 नहीं होती, और 90 लोग अगर रिपोर्ट करने लगेंगे तो इनकी कमर टूट जाएगी, हम बता रहे हैं। ये प्रावधान एक आम नागरिक, लार्जली मैं कहूंगा सिटीजन्स तो सभी अच्छे ही हैं, तो अगर आम नागरिक अगर इसको रिपोर्ट करने लग गया और इस पोर्टल को इस्तेमाल करने लग गया
तो चोरों की बिल्कुल हवा टाइट हो जाएगी और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जी। इस बीच ओडिशा से पद्मलोचन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पद्मलोचन जी, स्वागत है आपका। जी सर, प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर, मैं पद्मलोचन सर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा प्रश्न यह है जी, साइबर क्रिमिनल तो आजकल जमाने में बड़ा विपद होते हैं देश भर जी सर, इसीलिए उन लोगों को ठप करने के लिए एक सरकारी स्तर में एक पोर्टल होना चाहिए और इंटेलिजेंस वाला भी होना चाहिए। अगर कोई बैंक में किसका फोन पर और रुपया लेता है तो बैंक वाले भी जान जाते हैं कि ये सही आदमी है या भूल आदमी है, इसलिए उनको साइंटिफिक उपाय में भी पकड़ना चाहिए। 1930 पर कोई गरीब आदमी कोई नहीं जानता तो कभी कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। टोटल उन लोगों को पकड़ने के लिए एक इंटेलिजेंस विभाग होना चाहिए। जो बैंक वो कोई भी संस्था से जो डुप्लीकेट पैसा लेता है वो तो बैंक वाले भी जान जाएंगे। जरूर कोई मेरा नाम कर कोई दूसरा नाम लेता है। जी निशांत जी, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें क्लियर करें कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे इस तरह के चीजें हैं। हाँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने ये पूछा है कि अलग से एक विभाग होना चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए पद्मलोचन जी, ऐसा है कि पहले से ही सरकार काफी जागरूक है। इस पे एक अलग विभाग बना है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसका नाम है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा हर स्टेट में जो स्टेट पुलिस है वहां पे साइबर सेल्स बनाए गए हैं। साइबर सेल्स के अलावा साइबर थाने बनाए गए हैं। कई राज्यों में हर जिले में साइबर थाने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड रूप से जो है वो इसी साइबर अपराधों को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। जहां तक आपने बोला कि बैंक वाले या ऐसे पैसे आपके जो जा रहे हैं, तो कई बार जब ऐसा होता है कि आप इन साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं और जानबूझकर पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपने पैसे किसी को दिए। अब वो आपसे कोई जबरन नहीं छीन रहा, आप अपने शौक से किसी के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं अगर, तो वो साइबर अपराधियों की चाल में आप फंस रहे हैं। तो वहां पे निश्चित रूप से अपराध होने के बाद ही आपको पता चलता है और आप रिपोर्ट करते हैं और फिर कार्रवाई होती है। और एक चीज बोलूंगा इसमें कि बस जागरूक, सबसे इंपॉर्टेंट जो आवश्यक है इसमें है वो जागरूकता, जो आप लोग जानेंगे, क्योंकि जागरूकता ही कहती है सुरक्षा की पहली पंक्ति है। पैसे को जाने से पहले ही अगर आप समझ गए कि ये साइबर अपराधी है और आपने पैसे नहीं दिए, तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे। अपराध होने के बाद निश्चित रूप से एक पूरा सरकारी तंत्र है जो कार्य कर रहा है और बेहतर तरीके रिजल्ट्स भी उसके अब आ रहे हैं। रजनीश जी, जैसा कि सरकार के तमाम इंतजामात हैं इन चीजों को रोकने के लिए, अवेयरनेस भी बहुत जरूरी, अवेयरनेस फैलाई जाती और स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें काफी कुछ कहा है, आम जनता से अपील भी की है। जी, उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में 2 बार ये बात कही है कि ऐसे लोगों से बचने के लिए पहले उन्होंने एक 3 शब्दों का मंत्र दिया, रुको, फिर सोचो और फिर एक्शन लो। जी। तो ये बूंद बूंद से जैसे सागर बढ़ता है, और मैं समझता हूँ जितने हमारे श्रोता इन बातों को सुन रहे हैं वो ना सिर्फ खुद भी इसमें एक्शन लेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। इस बीच यशपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर अगले श्रोता हैं दिल्ली से। यशपाल जी, सवाल क्या है आपका? हाँ, नमस्कार जी। मेरे 2 छोटे से सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये बिना ओटीपी शेयर किए हुए कि ये फ्रॉडस्टर जो है ये फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग फोन हैक भी कर लेते हैं, ऐसा सुना जाता है। तो उस केस में क्या ओटीपी भी इनके पास कंट्रोल में आ सकता है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये, जो पर्सनल डाटा प्राइवेसी वाला जो एक कानून तो है देश में, तो वो कहाँ तक इफेक्टिव है, और उसका मुझे अपडेट दे देंगे जरा कि कितना उसका पालन हो रहा है या वो कितना यूजफुल है कंज्यूमर के लिए? थैंक यू। सबसे पहले तो ऐसा संभव है, हमने ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा है कि विक्टिम को पता नहीं लगता है कि वो ओटीपी उसने शेयर नहीं किया, फिर भी पैसे चले गए। ऐसा संभव है। कई चीजें हैं इसके अंदर। कई बार आपके फोन में आप ऐसे किसी यूआरएल को लिंक को क्लिक कर देते हैं जो आपके फोन को कंट्रोल ले लेता है। और भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे आपको ये नहीं पता लगता कि आपने ओटीपी उसने कैसे साइफन ऑफ किया है, कैसे उस चीज को बाईपास किया। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स भी कुछ इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जहां तक डाटा प्राइवेसी की बात है, इसके अंदर सरकार निरंतर काम कर रही है और काफी हद तक हमें सफलता भी मिली है। और जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं, इन आईटी एक्ट और आईटी लॉज के तहत हम लोग इनके ऊपर अंकुश लगा पा रहे हैं।
निशांत जी, एक मैं आपकी बात और जानूंगा जरूर, श्रोताओं को भी आप जरूर बताइएगा, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि आजकल चलन ऐसा है कि लोगों को जल्दी पैसा कमाने के लालच दिए जाते हैं। कई सारे ऐप्स हैं जो आपको ये ऑफर देते हैं कि आप इस पर पैसा लगाइए तो आपको इतना मिलेगा, आप कुछ और करिए तो आपको ये घर बैठ के काम कीजिए। इन सब पे भी जानकारी हमारे श्रोताओं को आप जरूर दीजिए। जी, एक तो मैं जो पहले जो प्रश्न था, जैसे एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे कई बार लोगों के मन में ये रहता है कि भाई मैंने ओटीपी शेयर नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो जैसा कि भी बताया हम सर ने कि आप एक तो लिंक पे क्लिक करते हैं, दूसरा क्या है, कई बार एक जो सबसे बड़ा एक इशू जो एक कारण है वो है कि अनजाने स्रोतों से आए मोबाइल ऐप को हम अपने फोन पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऐप जो आते हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं होते, बल्कि आपको किसी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में एक .apk फाइल आती है, आप जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करते हैं आपका पूरा मोबाइल जो है एक तरह से समझिए कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दूसरा, एक जो ऑटो कॉल फॉरवर्डिंग का एक सिस्टम होता है, कई बार कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको डायल करने से आपके फोन के सारे जो डिटेल्स हैं वो दूसरे फोन पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने तो ओटीपी दिया नहीं, ना बताया, कैसे हो गया। तो वो होता है। तो जो आपने बोला अभी, प्रश्न आपका जो आया अभी कि लोग कैसे प्रलोभन में पड़कर, तो मैं यहाँ 3 बातें बोलना चाहूंगा। अमूमन जो साइबर अपराध होता है, क्योंकि कई रूप में होता है, कई रूपों में होता है, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सही है या गलत है, या एक आपको तरीका पता चल गया दूसरा तरीका आ गया। तो जो बेसिक जो लाइन, जो बेस लाइन में कहूंगा, जो समझना है सबको, वो है लालच, डर और लापरवाही। ये 3 हमारी ऐसी कमजोरियां हैं। जैसे आपने कहा कि घर बैठे पैसे कमाओ, या आपने कहा शेयर मार्केट में आपके 2 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। अब ये क्या आप देखेंगे, आपके मन के लालच को इस पे बढ़ाया जा रहा है। मतलब कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा प्रस्ताव जो टू गुड टू बी ट्रू लगे। जैसे आपको कोई ऑनलाइन विज्ञापन, एक महंगा मोबाइल फोन आपको आधे दाम में मिल रहा है, आप तुरंत उसको क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रलोभन भरे जो प्रस्ताव ऑनलाइन आपको मिलते हैं, विज्ञापन दिखते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं आपके साथ अपराध होने के। इसके अलावा डरा कर, जैसे डिजिटल जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि कोई नकली पुलिस, सीबीआई बनकर, या आपको कई बार कॉल आकर अर्जेंसी दिखाया जाता है कि आपका 2 घंटे में फोन बंद हो जाएगा, या शाम तक आपकी बिजली काट दी जाएगी, और लोग घबरा करके तुरंत जो कहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि रुको, सोचो तब एक्शन लो। मतलब आपको कुछ भी लालच दिया जाए या डराया जाए, आपको रुकना है, सोचना है, फिर एक्शन लेना। दरभंगा से मोहन जी हमारे साथ अगले श्रोता है। मोहन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए। जी सर, धन्यवाद, इकट्ठे प्रणाम सर। प्रणाम सर। यहाँ से रुकता ठहर, ऐसे लोगों के लिए क्या विकल्प है सर? दूसरा है सर कि जितने भी ऑनलाइन लेन देन होते हैं वो सभी नंबर अथवा उसका एडवाइस इंडेक्स में जमा होते हैं सर। तो फिर इस बीच में धोखाधड़ी कर लेते हैं सर। जी, दरअसल ये समझना आम जनता को बहुत ज़रूरी, हमें सबको ज़रूरी है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बेशक जो सामने वाले का अकाउंट नंबर, उसके अंदर केवाईसी, उसका सब कुछ मालूम होता है, पर ये जो हमारे क्रिमिनल्स का जो ये जो सिस्टम है वो क्या करते हैं कि ये बहुत सारे लोगों से अकाउंट ये कह के धोखे से ले लेते हैं, या किसी भी तरीके से ले लेते हैं, या तो लालच से कि भाई हमें आपका अकाउंट एक एंट्री के लिए चाहिए या कोई और चीज के लिए चाहिए। तो बहुत सी दफे उस अकाउंट वाले को पता भी नहीं होता, या पता होता है तो लालच में पता होता है कि भाई मेरे को 10% मिल जाएंगे और वो अकाउंट में एंट्री आएगी और वो साइफन ऑफ कर लेगा। तो ऑनलाइन बेशक उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, आपका पैसा ऑनलाइन आपको पता है कि उस अकाउंट में गया है, तो भी अगर वो जो धोखे की जो उसकी जो कड़ी है, वो सोशल इंजीनियरिंग के जो कई आयाम ऐसे हैं जिससे वो आदमी सिर्फ उतना ही उसको पता लगता है जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ एक एंट्री के लिए पैसा दिया गया था, या फिर उसको पता होता है लेकिन वो एलिबी ऐसा लेता है कि मुझे इतना ही पता था। जी, पुणे से गिरीश जी हमारे अगले श्रोता हैं। गिरीश जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मुझे किसी फ्रॉड ने फोन किया और कहा कि तुम्हारे नंबर से कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। तो उसके बाद में मैंने उनको कहा कि मुझे उसका प्रमाण दीजिए जी। तो उन्होंने जो भी पहले
फ्रॉड ने कॉल किया, उसने मुझे कहीं कोलाबा में कोई साइबर क्राइम पुलिस के यहाँ कॉल ट्रांसफर करवाया और उन्होंने फिर कहा कि ये आधार आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि अब लोग जान चुके हैं इस मोडस ऑपरेंडी, इसको कहते हैं साइबर अपराधियों का तरीका जो है, इसको हम लोग अपनी भाषा में डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, जहां पर कोई नकली पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर आपको ये डराया जाता है कि आपके फोन से, आपके फोन नंबर से कोई लीगल काम हुआ है या आपके पार्सल में कोई अवैध सामान मिला है, और उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटेरोगेशन किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे अपराधियों के पास आपका कोई डिटेल, जैसे आपका आधार नंबर होगा या मे भी कोई बैंक अकाउंट नंबर वगैरह होता है, वो कहीं ना कहीं किसी स्रोत से निकाल लेते हैं। तो आप लोगों और तो लोग उससे थोड़ा ज्यादा विश्वास करके डरने लगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इसी एक प्रकार के अपराध के बारे में बताया भी था कि ये डिजिटल अरेस्ट जो है, तो इसमें जान लीजिए कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी जो है वो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे इंटेरोगेट करे। तो आमतौर पे क्या होता है, ये जो भी इस तरह के जो मैंने भी बताया कि लालच, डर और लापरवाही, तो यहां आपको डरा करके आपसे पैसे लेने का एक तरीका है ये। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अगर कोई भी इस प्रकार का फोन आता है, आपको उसको कट करके इसकी रिपोर्ट करनी है। अगर कोई वास्तविक में पुलिस अधिकारी ऐसा होगा तो आपको कभी वीडियो पे इंटरोगेट नहीं किया जाएगा और आप बिल्कुल इससे सतर्क रहें। रजनीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं गिरीश जी को बिल्कुल आश्वासन देना चाहूंगा और हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल न घबराएं। उस नंबर को नोट करें जो NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर इसको रिपोर्ट करें। और इस बीच इंदौर से हसीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई फोन लाइन पर। हसीना जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हसीना की मंसूरी बोल रहे सर, इंदौर से। जी, प्रश्न क्या है आपका, जल्दी पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन लोन लेते हैं तो उससे कैसा अपराध हो जाता है और सिम कार्ड से कैसा अपराध हो जाता है, क्योंकि अपन तो बैंक में जाते हैं तो अपनी फाइन लगती है, जब भी पैसे देते हैं, मगर ये लोग किस तरह से कर लेते कुछ समझ में ही नहीं आता है। सब दुनिया को, पूरे देश को पूरे टेंशन में डाल दिया इन लोगों ने। जी निशांत जी। देखिए, ये ऑनलाइन तरीके से होता है, वही बात हो रही है। जैसे कि आपको जो ऑनलाइन होता है, वहां पर ऑनलाइन में आप सिग्नेचर नहीं करते, आप OTP देते हैं या आप ट्रांसफर ऑनलाइन तरीके से करते हैं। आजकल UPI भी है जिससे आप फोन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये लोग आपको कुछ इस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं कि आप जानबूझ करके या तो अच्छे मुनाफे के लिए या फिर डर करके अपने पैसे इनको ऑनलाइन तरीकों से दे देते हैं। तो इसीलिए सावधानी रखनी है कि हमें लालच, डर या लापरवाही में नहीं पड़ना है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था। जितने भी प्रश्न ये आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्रालय I4C का एक ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है जिसका नाम है साइबर दोस्त। वहां इस तरीके के जितने भी मोडस ऑपरेंडी हैं, जो नए तरीके आ रहे हैं साइबर अपराध के बारे में, हम आपको बड़े ही मतलब रोचक तरीके से आपकी भाषा में उसको समझाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं। हर दिन वहां पे आपको 2-3 नए पोस्ट, नए अपराध के तरीकों के बारे में मिलेंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, सभी लोगों को बताएं, अपने परिवार जनों को, दोस्तों, साथियों को, तो आपको इस प्रकार के सारे जो सूचनाएं हैं पहले से मिलती रहेंगी और आप अपराधियों से एक कदम आगे रहेंगे। तो जरूर फॉलो करें साइबर दोस्त। रजनीश जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे चलते चलते? मैं फाइनली ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर सभी थानों में ये व्यवस्था है कि आप 1930 का जो पोर्टल है वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और साइबर थाने हमारे दिल्ली में 15 जिले हैं। हर जिले में एक साइबर का थाना है जहां पर आप फिजिकली जाकर भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और ऑनलाइन दर्ज कराते वक्त मैं चाहूंगा कि आप 4 चीजों को नोट कर लें। पहला है अपना बैंक अकाउंट नंबर, दूसरा है ट्रांजैक्शन ID, तीसरा है चीटेड अमाउंट और चौथा है डेट और टाइम। इसके साथ इसका एक चार्ट बना लें और 1930 पर या तो फिजिकली पोर्टल पर जाकर किसी भी थाने में या फोन पे जो नेशनल वाइड ये लाइन है उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। वैसे तो निशांत जी और रजनीश जी, टॉपिक ऐसा कि जिस पर जितनी भी बात की जाए कम ही हमें लगेगा, क्योंकि समय हमारे पास फिलहाल ज्यादा नहीं बच रहा। तो अपने श्रोताओं से अनुमति लेना चाहेंगे। इससे पहले आप दोनों का हम धन्यवाद करते हैं, अपने श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जी धन्यवाद। श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वायदे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। अगले सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और नए मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।